गोविंद, राजू और मदन। Yes, sir. क्या क्या करते हैं भाई आप लोग? So currently I'm just working in LTI Mindtree as a L2 network engineer, and I do have 5 years of experience, and I've done my CCNA and CCNP in routing and switching. Sir. राउटिंग एंड स्विचिंग, ठीक है। Yes, sir. ये कौन थे? गोविंद राज थे, राजू थे? Yes, sir. It's Govind Raju. मदन, आप क्या करते हैं भाई? सर गुड इवनिंग। मैंने सीसीएनए किया है खाली, और उसके बाद मैं स्टूडेंट कर रहा हूँ सर। अभी सी जॉब नहीं कर रहा इस फील्ड में। अच्छा, सीसीएनए के बाद डायरेक्टली यू आर डूइंग दी एसडी1? यस सर। तो ये और थोड़ा मोटा सा सीसीएनए का भी नॉलेज है। अच्छा, तो ये मुश्किल नहीं होगा सीसीएनए के बाद डायरेक्टली करना? सर है तो मुश्किल, बट मैं सीखना चाहता हूँ उसको एचडी में। तीसरा किसने लॉगिन किया है? R2 मिश्रा, अभी कनेक्टेड नहीं हुआ। ये मेरा प्रोफाइल है आपके सामने जो लिखा हुआ है, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है मेरी। गोविंद राजू कहाँ से बिलोंग करते हैं? Bangalore, sir. अच्छा, आप ही से बात हुआ था मेरा। Sorry, sir. मेरा बात आपसे ही हुआ था। Yes, sir. अच्छा अच्छा। R2 मिश्रा कौन है? उनका माइक डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मेरी आवाज जा रही है तो माइक ठीक करें। S T1 का कैरिकुलम आप लोगों के पास चला गया? Yes, sir. I received it. तो S T1 शुरू करने से पहले हम एक क्लास देंगे बिफोर SDN, ताकि SDN को समझने में आसानी हो। हमें उन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करना है, ताकि पता रहे कि जो ओल्ड जो टेक्नोलॉजीज थी और ये जो नई टेक्नोलॉजी है SDN, ये पुरानी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है या कुछ और भी इसके फीचर एक्स्ट्रा हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक टर्म है जिसको हम जानते हैं, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN के अंदर हम क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी बीच में ISP लाई करता है,
एक साइड में C1 हुआ किसी कस्टमर का, एक कस्टमर एज राउटर, ये C2 होगा, और इनकी कनेक्टिविटी ISP के थ्रू होगी, और यहाँ से हम एक टनल बनाते हैं थ्रू दी ISP, और हमारा जो प्राइवेट NIDs हैं वो प्राइवेट NIDs इस टनल के अंदर से बाईपास होकर वो यहाँ पर चली जाती हैं। बट VPN की अगर हम बात करते हैं तो एक बुक है, उस बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ MPLS। फंडामेंटल ऑफ MPLS जो किताब है, इसके राइटर हैं मिस्टर लुक, LUK, लुक या लुक जो भी आप बोलेंगे। इन्होंने इस किताब के अंदर VPN के दो मॉडल दिए हैं। उन्हीं मॉडल में से हमारा SD-WAN भी आता है किसी एक में। VPN के दो मॉडल्स दिए गए हैं। एक मॉडल का नाम है ओवरले मॉडल। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है मेरी आप लोगों को? क्लियर है स्क्रीन? Yes, sir. It's clear. यस सर। सेकंड जो मॉडल डिफाइन किया गया है दैट इज पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ओवरले मॉडल के अंदर जो कनेक्टिविटी है, जो हमारी एंड टू एंड कनेक्टिविटी है, और पीयर टू पीयर में जो कनेक्टिविटी है, ये भी एंड टू एंड ही होगी। तो दोनों में एक तो टर्म है जो कनेक्टिविटी होगी एंड टू एंड, और दूसरा है कस्टमर की प्राइवेट NID। क्योंकि VPN में कस्टमर की प्राइवेट NID एक साइट से दूसरी साइट पर जाएगी। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर इन दोनों टास्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की प्राइवेट NID CE1 से CE2 और CE2 से C1 जो जाएगी, उसमें कोई राउटिंग इशू होगा, कनेक्टिविटी में कोई इशू होगा, तो पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर दोनों ही टास्क के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए और कस्टमर की प्राइवेट NID उसके एक साइट से दूसरी साइट पर भेजने के लिए ISP रेस्पॉन्सिबल है। दोनों ही केसेस के अंदर फिजिकल जो कनेक्टिविटी है, अगर उसमें कोई इशू है देन यू विल कॉल टू ISP, और अगर उसकी प्राइवेट NID उसकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या उसके एक साइट से हेडक्वार्टर से ब्रांच नहीं जा रही है, तो इस केस में जो इशू रिजॉल्व करेगा वो ISP ही करेगा। लेकिन इन केस ऑफ द ओवरले मॉडल के अंदर कनेक्टिविटी के लिए ISP रेस्पॉन्सिबल है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन प्राइवेट NID के लिए कस्टमर खुद रेस्पॉन्सिबल है। तो कस्टमर की प्राइवेट NID एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, तो ओवरले मॉडल के अंदर इसके जो इश्यू रिजॉल्व करेगा वो कस्टमर खुद करेगा। केवल कनेक्टिविटी
यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो कनेक्टिविटी है उसके इशू तो आईएसपी देखेगा, बट ये नेटवर्क आईडी इसके पास नहीं जा पा रही, ये नेटवर्क आईडी यहां नहीं आ पा रही, इसके लिए आईएसपी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो पीयर टू पीयर के अंदर जो एग्जाम्पल आता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो MPLS है। और ओवरले मॉडल के जो एग्जाम्पल्स हैं, एक पहले टेक्नोलॉजी होती थी इसका नाम फ्रेम रिले होता था, GRE, ये भी ओवरले है। DMVPN, ये भी ओवरले है। और जो हम पढ़ेंगे SD-WAN, ये भी ओवरले मॉडल है। तो अगर हमें ये पहले से पता होगा कि MPLS में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो फिर SD-WAN जब हम पढ़ेंगे तो ये पता लग जाएगा कि SD-WAN के क्या क्या बेनिफिट हैं विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो इसको डेप्थ में नहीं जाएंगे, ओवरव्यू केवल इसका प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज SD-WAN के अंदर यूज की जाएंगी। अगर हम यहाँ पे फ्रेम रिले की बात करते हैं, तो ये सिस्को के कैरिकुलम में 2009 तक थी, उसके बाद सिस्को ने इसको हटा दिया। इसमें यहाँ पे फ्रेम रिले क्लाउड होता था और इससे आपका हेडक्वार्टर कनेक्टेड होता था। यहाँ पर प्राइवेट NID होती थी। इसी क्लाउड से आपके जो ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है और ब्रांच 3 है, ये कनेक्टेड होते थे। और यहाँ पर भी प्राइवेट NIDs होती थी। तो VPN का मेन जो पर्पस है वो ये है कि प्राइवेट NID को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेके जाना है। तो इसके लिए एक मॉडल जो कि ओवरले मॉडल के अंदर फ्रेमले था, फ्रेमले नॉन आईपी था। ये नॉन आईपी इंटरफेस थे, यहाँ पे आईपी नहीं होते थे, ये सारे के सारे नॉन आईपी होते थे। हम अपनी ब्रांचेस के ऊपर और हेडक्वार्टर के ऊपर अपनी प्राइवेट NID इम्प्लीमेंट कर लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल 10.1.2.3.254। ISP से चूंकि यहाँ पर IP एड्रेस था ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हमारी प्राइवेट NID फ्रेमले क्लाउड में चली जाए। यहाँ पर हम वर्चुअल सर्किटरी बनाते थे जिसको SD-WAN की लैंग्वेज में फैब्रिक कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रेम अपना माइक्रोफोन बंद कर लो। ओके सर, कर दी। फ्रेमले के अंदर 3 तरह की टोपोलॉजीज बनती थी। जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती थी, ये वाली एक टोपोलॉजी बनती थी, ये सारी की सारी आपको SD-WAN में दिखाई देंगी। एक बनती थी फुल मैश, दूसरी बनती थी PARTIL पार्शियल मैश, और थर्ड बनती थी हब एंड स्पोक। SD-WAN में बाय डिफॉल्ट जो फैब्रिक बनती है वो फुल मैश होती है, यानी हर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से, हर एक ब्रांच डेटा सेंटर से फुल मैश टनल बनाता है।
तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ये कनेक्शन वर्चुअल बना रहे हैं, फ्रेमले में जो कनेक्शन बनते थे वो DLCI, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर के थ्रू बनते थे वर्चुअल सर्किटरी। वहाँ पर SD WAN फैब्रिक बनेगा, वहाँ बाई डिफ़ॉल्ट फुल मैश होगा। हम चाहेंगे तो उसको पार्शियल मैश कर सकते हैं, चाहेंगे तो उसको हब एंड स्पोक कर सकते हैं। ये विद रेस्पेक्ट टू दी डेटा ट्रैफिक होगा, और ये भी विद रेस्पेक्ट टू दी डेटा ट्रैफिक ही था। तो फ्रेम रिले की जो टर्मोलॉजीज हैं, हब एंड स्पोक, जो कि फ्रेमले से ओरिजिनेट हुई थी, वो आप SD WAN में देखेंगे कि SD WAN के अंदर हम ट्रैफिक का पैटर्न चाहते हैं हब एंड स्पोक। कि दुबई की ब्रांच जब चाइना की किसी ब्रांच से कम्युनिकेट करे तो वो वाया डेटा सेंटर या वाया हेडक्वार्टर के थ्रू ट्रैफिक उसका जाना चाहिए। तो ये नॉन IP टेक्नोलॉजीज थी। ये 2009 के अंदर सिस्को ने अपने करिकुलम से इसको निकाल दिया था। GRE जो टर्मिनोलॉजी है, ये कहलाती है जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होती है। CCNP में जिन लोगों ने पढ़ा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट टनल के ऊपर एनकैप्सुलेशन इनेबल होता है। इसके अंदर हमें जो इंटरनेट क्लाउड है, वो चाहे एक ही ISP हो या मल्टीपल ISPs हो जो आपस में कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर ये P1 प्रोवाइडर H1 और प्रोवाइडर H2 ये आपस में समहाउ कनेक्टेड होंगे। कस्टमर जो है वो C1 है और ये C2 है। ये प्राइवेट NIDs हैं। फ्रेमले नॉन IP था, और GRE को IP एड्रेस चाहिए इस एंड के ऊपर भी। अगर मान लें ये इंडिया के अंदर है और ये इंग्लैंड के अंदर है, इसके अंदर, तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक IP चाहिए, पब्लिक स्टैटिक IP चाहिए। GRE जो बनाती है वो पॉइंट टू पॉइंट टनल बनाती है। तो ये IP एड्रेस की कनेक्टिविटी, यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी, इसके लिए ISP रेस्पॉन्सिबल है कि वो इस पब्लिक IP की कनेक्टिविटी इस पब्लिक IP एड्रेस के साथ आपको प्रोवाइड करके दे। यहाँ पर कस्टमर क्या करता है, एक टनल बनाता है जो कि GRE टनल कहलाती है, और हमारी ये प्राइवेट NIDs यहाँ से इस टनल के थ्रू इसके पास चले जाता है, और ये प्राइवेट NID इस टनल के थ्रू यहाँ चली जाती है। और जब डेटा ट्रैफिक की बात आती है और यहाँ जाना होता है, तो हमारा जो डेटा ट्रैफिक है वो भी इसी वायर के थ्रू जा रहा होता है। हमारी ये प्राइवेट NID ना इस राउटर के पास होती है, ना बीच में जितने भी राउटर्स होते हैं इनमें से किसी के पास नहीं होती। बट टनल जो रीचेबल है वो इसी के थ्रू रीचेबल है। इनमें से इस पाथ में से एक भी राउटर डाउन हो जाए जिसके थ्रू ये रीचेबल था, और दूसरा पाथ ना हो उसके पास इंटरनेट क्लाउड में, तो कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ये IP एड्रेस जो कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, जब तक ये रीचेबल हैं तब तक टनल अप रहेगी। इनमें से अगर ये डाउन हो गया तो टनल डाउन हो जाएगी। GRE में दो ड्रॉबैक थी। एक ड्रॉबैक तो ये कि ये कॉस्ट को इंक्रीज करता है। जितने भी ब्रांचेस आप बढ़ाते चले जाएंगे, हर एक ब्रांच के लिए पब्लिक स्टैटिक IP चाहिए जो कि कॉस्ट को इंक्रीज करे। कॉस्ट इंक्रीज कर रही है पब्लिक स्टैटिक IP के थ्रू। दूसरा जो इशू ये आता है कि अगर आपके पास कोई हेडक्वार्टर है और एक ब्रांच थी, अब एक ब्रांच की जगह अगर 100 ब्रांच हो जाएं तो हर ब्रांच पे तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर द सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन, बट हेडक्वार्टर के ऊपर हर एक ब्रांच के लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो जो कॉन्फ़िग का पार्ट है वो आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
सीपीयू यूटिलाइजेशन हेडक्वार्टर का बढ़ जाता है। तो कॉन्फ़िग पार्ट को कम करने के लिए, ट्रबल शूटिंग को आसान करने के लिए, परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए फिर ये आया कि GRE वहाँ यूज़ ना किया जाए जहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी आई जिसका नाम है DMVPN। DMVPN, डायनेमिक मल्टी पॉइंट, डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN। GRE जो था ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट था। यहाँ पर कॉस्ट क्यों बढ़ रही थी? हर एक ब्रांच के लिए एक पब्लिक स्टैटिक आईपी चाहिए। दूसरा क्या ड्रॉबैक था कि कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ रही थी हेडक्वार्टर पर हर एक ब्रांच के लिए। DMVPN ने कहा कि ये दोनों चीज़ें हम रिड्यूस कर देंगे, कॉस्ट को भी कम कर देंगे और कॉन्फ़िग को भी कम कर देंगे। इसने दो नए प्रोटोकॉल दिए, एक का नाम MGRE और दूसरे प्रोटोकॉल का नाम था दैट वाज NHRP, नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। DMVPN ने कहा कि जो हेडक्वार्टर है इसके पास यहाँ पर प्राइवेट NID है और जो ब्रांचेज हैं उनके पास भी यहाँ पर प्राइवेट NID है। हेडक्वार्टर और ब्रांच जो कनेक्टेड हैं यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक आईपी चाहिए। पब्लिक स्टैटिक आईपी। GRE ये कहता था कि ब्रांच पर भी पब्लिक स्टैटिक चाहिए, लेकिन DMVPN ने क्या कहा कि यहाँ पर पब्लिक आईपी तो चाहिए बट डायनेमिक से काम हो जाएगा। डायनेमिक आईपी प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस के रेस्पेक्ट में बहुत सस्ता है। आप देखते हो 10 रुपए का मोबाइल फोन भी रिचार्ज करके आप इंटरनेट चला सकते हो, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस तो हमें 5,000 रुपये का मिलता है। तो यहाँ पर डायनेमिक पब्लिक आईपी रहेगा, डायनेमिक पब्लिक आईपी रहेगा, डायनेमिक पब्लिक आईपी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो DHCP क्लाइंट होंगे। जब GRE हम बनाते हैं तो GRE के लिए कितने कमांड पढ़ते हैं? कोई बताएगा GRE के लिए क्या क्या कमांड डालते हैं जिन लोगों ने NP किया हुआ है? जैसे CCNA के अंदर भी GRE पढ़ाया जाता है जी जी जी, GRE में सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा और एक टनल का आईपी। और सोर्स डेस्टिनेशन होगा और पॉइंट टू पॉइंट रिचेबिलिटी होनी चाहिए। टनल का आईपी एड्रेस, हाँ, रिचेबल होना चाहिए। आईपी एड्रेस। टनल का आईपी एड्रेस पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा? टनल का आईपी एड्रेस प्राइवेट सर। टनल का आईपी एड्रेस प्राइवेट होगा और जी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होंगे दैट मस्ट बी पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी। और वो रीचेबल। इट शुड बी रिचेबल, यस। इतनी कंडीशंस हमें चाहिए। हम्म तो वहां पर जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता होता है, राइट? हम्म अगर डेस्टिनेशन का आईपी ना पता हो तो मुश्किल है। अगर सोर्स का आईपी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इतना लिख सकते हो ना, सोर्स सोर्स इंटरफेस। सोर्स इंटरफेस, वहां से काम चल जाएगा आपका। जी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर ये ब्रांचेस अगर टनल बनाना चाहती हैं हेडक्वार्टर से तो ये क्या कर सकती हैं कि यहाँ पे ये टनल ज़ीरो, टनल ज़ीरो, टनल ज़ीरो, इनका कुछ आईपी एड्रेस होगा, ये आईपी एड्रेस इन्होंने डाल दिया।
इसका भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, आपने आईपी एड्रेस डाल दिया, फॉर एग्जांपल 10.1.1, 10.112, 10.113 और 10.114। ये तो टनल का आईपी एड्रेस हो गया, प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये टनल सोर्स में गिग 0/0, गिग 0/0, गिग 0/0। तो टनल सोर्स के अंदर ये हेडक्वार्टर चाहे तो अपना पब्लिक आईपी दे सकता है, टनल सोर्स 12.111, टनल का आईपी एड्रेस इज दिस वन, टनल सोर्स इज दिस वन। इसी तरीके से ब्रांच ये क्या बोल सकती है कि टनल आईपी एड्रेस इज 10.112 एंड टनल सोर्स इज गिग 0, गिग 0, गिग 0। चूंकि अगर ये बोल दे ब्रांच कि मेरा टनल का सोर्स आईपी है, और अगर ये लिंक डाउन हो जाए और लिंक डाउन होने के बाद ये लिंक दोबारा से अप हो, तो क्या ये श्योरिटी है कि टनल का सोर्स आईपी एड्रेस सेम रहेगा इन केस ऑफ डीएससीपी? नहीं। नहीं। तो इस केस में डीएमवीपीएन के केस में रिकमेंडेशन है कि ब्रांच को ये चाहिए कि वो टनल का सोर्स जो है इंटरफेस ले, चूंकि वो डीएससीपी क्लाइंट है, लिंक डाउन हो सकता है, तो उसको एक पब्लिक डायनेमिक आईपी मिल जाएगा। मिल जाएगा और टनल पाई जाएगी। जो कि नहीं, टनल अब कैसे आएगी, अभी तो देर में आएगी, क्योंकि आईपी एड्रेस चीपर है, इसलिए ये दिया जा रहा है। अब इसको अपना आईपी मालूम है, इसको टनल के सोर्स में इसने गिग 0 दे दिया, और टनल के डेस्टिनेशन में इसको ये मालूम है कि दैट इज द टनल डेस्टिनेशन। सर्वर आईपी क्या है तो आपका? इसकी तो टनल पूरी, पब्लिक आईपी क्या है? इसकी तो प्री रिक्विजिट पूरी हो गई। ये जो हेडक्वार्टर है ये कहलाता है NHRP सर्वर, सर्वर ये क्लाइंट, और ये NHRP क्लाइंट कहलाता है। ये सारे NHRP क्लाइंट होते हैं। तो यहाँ से तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो गई। अब इशू जो आता है वो ये आता है कि हेडक्वार्टर क्या करेगा, क्योंकि इसके पास तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसके पास अपना आईपी एड्रेस है, टनल का सोर्स भी है, बट टनल का डेस्टिनेशन इसको नहीं पता, क्योंकि टनल का डेस्टिनेशन तो चेंज होता रहता है। तो डीएमवीपीएन ने ये कहा कि आपने क्या करना है कि जितने भी ये इंटरफेसेस हैं, इन इंटरफेसेस के ऊपर मल्टीकास्टिंग इनेबल कर दो। NHRP को एक्टिवेट करना है। डीएमवीपीएन के लिए कमांड पड़ता है IP NHRP और नेटवर्क आईडी, और ये डिफाइन कर दें कि आपका NHRP सर्वर कौन है। तो यहाँ से ये NHRP क्लाइंट है, ये डिफाइन कर दिया जाता है कि NHRP सर्वर ये है, दैट इज द NHRP सर्वर एड्रेस। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इस NHRP सर्वर पे 10.1.1 पे हम पहुंचेंगे कैसे, ये तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो हर एक ब्रांच के ऊपर हम मैप कर देते हैं इस आईपी एड्रेस को 10.1.1 को किसके साथ में, इसके इस आईपी के साथ में 12 के साथ में, जो कि रीचेबल होता है। अब जब हम इसके ऊपर टनल का आईपी एड्रेस डाल देते हैं, टनल का सोर्स में गिग 0/0 डाल देते हैं, टनल के डेस्टिनेशन में 12.1.1 डाल दिया जाता है, टनल इंटरफेस पर ये डिफाइन कर दिया जाता है IP NHRP सर्वर कौन है, टनल पे ये डिफाइन कर दिया जाता है हाउ यू विल रीच टू द NHRP सर्वर वाया दिस 12.1.1 के थ्रू, और टनल के ऊपर आपके IP NHRP को एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो ये ब्रांच राउटर हेडक्वार्टर के ऊपर एक मैसेज भेजता है NHRP REGISTRATION रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, जिसके अंदर ये दो चीजें बताता है, मेरा करंट पब्लिक आईपी क्या है और मेरी टनल का आईपी एड्रेस क्या है। अपना ये वाला आईपी बताएगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में, और इस गिग 0 का पब्लिक आईपी एड्रेस बताएगा, और इसको यहाँ पर रजिस्टर्ड करेगा। ऐसा रजिस्ट्रेशन आप SD WAN के अंदर भी देखेंगे। जब कभी भी कोई भी
न्यू वैन एज डिवाइस, या पुरानी थी, लिंक डाउन हो गया था, लिंक डाउन होने के बाद डिवाइस अप आएगी तो वो अपने आप को रजिस्टर करती है कंट्रोलर के ऊपर, और उस कंट्रोलर का नाम होता है वी बॉन्ड। इसलिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। तो एनएचआरपी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में हर एक ब्रांच अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, जिसमें वो इन्फॉर्म कर देगा मेरा पब्लिक आईपी है, मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस ये उसको यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि मैंने आपको रजिस्टर्ड कर लिया है। और हेडक्वार्टर के राउटर पर जाकर आप शो DMVPN के अंदर या शो IPNHRP के अंदर देख सकते हैं कि किसने टनल के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, किसका ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये डिस्प्ले होता है NBMA एड्रेस के नाम से, कि उसका NBMA एड्रेस क्या है और उसका टनल का आईपी एड्रेस क्या है। ये जो हेडक्वार्टर है इसके ऊपर MGRE, चूंकि ये मल्टीपल टनल्स बनाएगा, इसके ऊपर हेडक्वार्टर के ऊपर जब टनल का सोर्स डिफाइन करते हैं तो टनल का सोर्स तो हमारे पास ये होता है या 1211 होता है, टनल का जो डेस्टिनेशन होता है, इसमें टनल का जो डेस्टिनेशन होता है, टनल का डेस्टिनेशन ना लेकर टनल का मोड डिफाइन किया जाता है MGRE, मल्टी पॉइंट GRE। तो ये एक इंटरफेस एज ए मल्टी पॉइंट काम करता है, और ये जो इंटरफेस है ये पॉइंट टू पॉइंट वर्क कर रहे होते हैं। इसको भी फेज 3 DMVPN में MGRE में लिया जा सकता है, इसमें शॉर्टकट वगैरह यूज़ की जाते हैं, वो एक एडवांस चीज़ है। तो फिलहाल जर्नली ये है कि ये हर एक ब्रांच हेडक्वार्टर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करती है, हेडक्वार्टर उसको एक्नॉलेजमेंट देता है, और हम देखते हैं कि शो DMVPN में और यहाँ पर उसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ की एक टर्मोलॉजी तो ये मैच करती है रजिस्ट्रेशन की, दूसरी क्या मैच करती है कि यहाँ पर ये जो नेटवर्क्स हैं, जितने भी ये प्राइवेट नेटवर्क हैं, इसको कहा जाता है ओवरले नेटवर्क। तो जो ओवरले नेटवर्क है SD-WAN में हम देखेंगे, वो ओवरले नेटवर्क प्राइवेट NIDs जहाँ पर पड़ी होती हैं, जहाँ पर सर्विस VPN होते हैं, उसको ओवरले नेटवर्क कहा जाता है। तो ये सारे के सारे ओवरले नेटवर्क हैं, और ये ओवरले जो नेटवर्क हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं, यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, ये आता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर। और इस ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है अंडर ले नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको वहां पर अभी देखने को मिलेंगी जब हम SD-WAN की तरफ। इसका मतलब ये हुआ जिसके थ्रू कैरी होती है वो हो गया अंडरवे, और जो डाटा जाता है जो जो ट्रांसपोर्ट हो रही है डाटा वो हो गया ओवरवे। ओवरले। करेक्ट, यस, ओके। तो ये टर्मिनोलॉजी SD-WAN की नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी पुरानी ही है। मैं ये कहता हूँ जब पढ़ाता हूँ, तो अगर आपको अच्छा CCNP आता है, राउटिंग और स्विचिंग आता है, तो SD-WAN कोई नई चीज नहीं है, ये ओल्ड ही टर्मिनोलॉजी है इन ए ग्राफिकल मोड। डिफरेंस क्या है, कुछ चीजों का डिफरेंस है, जैसे जितने भी यहाँ पर आपने VPN देखे, चाहे उसको फ्रेमले कहें, चाहे उसको GRE कहें, या उसको DMVPN कहें, या MPLS में क्या होता है, MPLS में यहाँ पर तो अभी तक आपने देखा कि हम अपनी प्राइवेट NID को ISP के पास ही नहीं जाने दे रहे, किसी भी ISP के पास हमारी नेटवर्क नहीं है। लेकिन MPLS सिनारियो में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास MPLS क्लाउड होता है, और यहाँ पर जो राउटर होते हैं उनको एज LSR कहा जाता है, एज LSR कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास कस्टमर्स होते हैं, उनकी प्राइवेट NIDs होती हैं, यहाँ पर कस्टमर्स होते हैं, उसकी प्राइवेट NIDs होती हैं। तो हम अपनी NID को अंडर दी VRF, यहाँ पर VRF चल रही होती है, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। इन केस ऑफ दी SD-WAN, इस VRF को कहा जाता है VPN। बात समझ में आ रही है? VPN या VPRN? VRF VRF तो ठीक है, VRF ही होना है उसमें। VRF virtual routing forwarding, that is equivalent to the VPN of SD-WAN।
ओके तो हमारी जो नेटवर्क होती हैं एमपीएलएस में, वो हम अपनी नेटवर्क को कहाँ भेजते हैं? इस वीआरएफ में भेजते हैं। ऐसी यहाँ पर वीआरएफ बनी होती हैं। ये वीआरएफ ए हो सकती है, वीआरएफ ए हो सकती है, ये वीआरएफ बी हो सकती है, ये वीआरएफ बी हो सकती है। एक ही राउटर पर एक नाम से आपके पास दो वीआरएफ तो अब नहीं हो सकती। जब वीआरएफ ए बनाओगे तो वीआरएफ ए ही कहलाएगी, ठीक है ना। दो वीआरएफ हो गई, दूसरे कस्टमर के राउट दूसरे वीआरएफ में जाएंगे, आपके वीआरएफ इसमें जाएंगे। जो टनल हम मैनुअली यहाँ से बनाते थे जीआरई में या डीएमवीपीएन के अंदर, इन केस ऑफ द एसडी वैन के अंदर, इन केस ऑफ द एसडी वैन के अंदर व्हाट विल हैपन कि ये यहाँ पर एक प्रोटोकॉल चलता है, इसके ऊपर बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। एमपीएलएस अपने में 2 महीने का एक कोर्स है वीकडेज के अंदर, और यहाँ पर इस बीजीपी के अंदर, इस एमपीएलएस क्लाउड में जो आईजीपी प्रोटोकॉल होता है, जनरली ओएसपीएफ चलाते हैं या आईएस डैश चलाते हैं। आईएस चूँकि एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग में डेटाबेस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे टनल बनती है जो कि वीपीएन V4 टनल कहलाती है। वीपीएन V4 टनल कहलाती है। हमारे जो राउट्स हैं, पर्पस वही होता है इस C1 के राउट यहाँ पहुँचाए जाएं, बट हम डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते क्योंकि पीयर टू पीयर मॉडल सेज कि कनेक्टिविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ओएसपी की है। जो जीआरई था उसमें पब्लिक आईपी था, यहाँ पर याद रहे, दैट वाज इंक्रीजिंग द कॉस्ट। अगर हम डीएमवीपीएन की बात करें तो डीएमवीपीएन में ये पब्लिक स्टैटिक था, बट ये पब्लिक डायनेमिक था, बट अगेन दैट वाज द कॉस्ट वाज एग्जिस्ट। इन केस ऑफ द एमपीएलएस ये जो कनेक्टिविटी है, यहाँ जो आईपी एड्रेस होगा वो पब्लिक नहीं होता है। कौन सा होता है? प्राइवेट। प्राइवेट। तो एमपीएलएस को प्राइवेट वैन भी प्योरली कहा जाता है। तो यहाँ पर अपनी नेटवर्क को हम जब यहाँ भेजते हैं, चाहते हैं यहाँ चला जाए, तो हम कस्टमर आईएसपी को गाइड करता है कि मुझे अपनी जो नेटवर्क है, मेरा ये ब्रांच 1 है, ये मेरा ब्रांच 2 है, मेरा ब्रांच 3 है, मेरा ये हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से मेरी इंफॉर्मेशन ब्रांच 1 पे और ब्रांच 3 पे जानी चाहिए, यहाँ नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो आईएसपी है उसके लिए काम करता है हमारी टास्क के अकॉर्डिंग, और वो क्या करता है, उसके ऊपर आरडी सेट करता है, राउट टारगेट एक्सपोर्ट सेट करता है, इंपोर्ट सेट करता है, फिर वो नेटवर्क को भेजता है। नहीं जाती हैं तो हम आईएसपी को बोलते हैं, फिर वो आईएसपी हमारी नेटवर्क को आगे भेजता है। तो आईएसपी की इस वाले राउटर के ऊपर, पी राउटर के ऊपर हमारी सारी नेटवर्क एग्जिस्ट करती हैं। इन तीनों चारों वीपीएन के अंदर कॉमन पॉइंट ये है कि कोई भी सिक्योर नहीं है। जितने भी वीपीएन आपने यहाँ पे देखे, ऑल आर अनसिक्योर। कोई भी सिक्योर नहीं है, ना फिर एमले, ना जीआरई, ना डीएमवीपीएन, ना एमपीएलएस। तो सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? आईपी सेक। अब आईपी सेक जिन लोगों ने पढ़ा है, आईपी सेक में फेज 1 होता है, आईपी सेक में फेज 2 होता है। फेज 1 के अंदर जो रिमोट डिवाइसेस होती हैं उनकी ऑथेंटिसिटी की जाती है। फेज 1 में डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, फेज 1 में डिवाइस की सिक्योरिटी है, जिसमें हम पीरियड की डिफाइन करते हैं, जिसमें हम इंक्रिप्शन डैश या 3 डैश या एएस डिफाइन करते हैं, फिर जिसके अंदर हम डीफी हेलमैन ग्रुप डिफाइन करते हैं, जो कि एक सेशन की बनाता है। किसके लिए? डेटा के लिए, जो टनल 1 के अंदर से वो पास आउट करता है और हर घंटे में एक जनरेट होती रहती है। फेज 2 में जाते हैं तो हमें एक एसीएल बनानी पड़ती है, इंटरेस्टेड ट्रैफिक कौन सा है कौन सा नहीं है। फेज 2 में जाने के लिए हम क्रिप्टो मैप का इस्तेमाल, आपके पास ट्रांसफॉर्म सेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक क्रिप्टो मैप बनाते हैं। क्रिप्टो मैप में ट्रांसफॉर्म सेट कॉल किया जाता है आइजैक के साथ में, फिर उसका नेक्स्ट पेयर सेट किया जाता है, फिर इंटरफेस पर लगाया जाता है। ये कमांड भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और पैरामीटर्स भी बहुत सारे होते हैं। एक कॉल है, एक मिनट। हेलो, तो उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं और बहुत सारे कमांड्स में से ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि कोई जो पैरामीटर्स है, हैशिंग का पैरामीटर या इंक्रिप्शन का पैरामीटर्स या पेयरिंग का एड्रेस या प्रीशेड दी गई थी, उसमें कोई दिक्कत हो जाए तो फिर साहब उसको ट्रबल शूट करना पड़ता है। डीबग क्रिप्टो आइजैक
से तो हम देखते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि फेज़ 1 में नेगोशिएशन के अंदर कोई प्री शेयर्ड की में दिक्कत है, तो बता देगा कहाँ पर दिक्कत है। MD5 तो मिसमैच नहीं है, कहीं शाह है, कहीं MD5 है, कहीं 3 डैश AES है। लाइफ टाइम अगर मिसमैच होता है तो टनल बन जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बाकी पैरामीटर्स अगर मैच नहीं करते तो टनल नहीं बनती है। तो अगर आप इमेजिन करें कि एक हेडक्वार्टर हो और उसकी अगर 100 ब्रांचेज हों, तो हर एक ब्रांच पे आपको IPsec लगानी पड़ती। तो ये टास्क आसान तो नहीं था। दैट वाज दी टफ टास्क कि हर एक पे लगाई जाए, टाइम भी लगता। जब हम SD-WAN की बात करते हैं तो आपको सारी चीज़ों से छुटकारा मिल गया। SD-WAN के अंदर बाय डिफॉल्ट IPsec इनेबल्ड है। आपको एक डॉट भी नहीं लगाना है। बात समझ में आई? कोई बेनिफिट समझ में आया SD-WAN का? जी SD के जी जी अंदर आपने IPsec यानी बाय डिफॉल्ट वहां पे सिक्योरिटी इनेबल है। सिक्योर VPN है। ओके। और जो ट्रेडिशनल हम पढ़ रहे थे बाय डिफॉल्ट अनसिक्योर VPN है। तो आपको एक तो लगाने में वक्त लगता और ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती और मैन वो इंटरवेंशन ज्यादा है उसमें। हाँ। तो यहाँ तो सारा ही काम आसान हो गया। IPsec का एक डॉट भी नहीं लगाना आपने। IPsec की तो गलती कभी हो ही नहीं सकती है। आपका नेटवर्क रीचेबल है, IPsec बनना ही बनना है, 100% बनना ही बनना है। अच्छा, अब दूसरा चीज़, ये तो ये वाली बात हो गई, आगे डिस्कशन करते हैं और क्या क्या इश्यूज हैं पुरानी वाली टर्मिनोलॉजीज के अंदर। किसी ने BFD का नाम पढ़ा सुना है? जी। क्या होता है BFD? बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन। फॉरवर्ड डिटेक्शन। ये 2005 में आया था, आज तो नहीं आया। 20 कितने साल हो गए? 15 साल, ज़्यादा हो, 18 18 18 साल हो गए। इसको क्या किया गया? ये R1 राउटर है, ये R2 राउटर है, इस पे 2 लिंक लगा दिए गए। हम ट्रेडिशनल राउटिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक नेटवर्क है 1.1.1.1.2 और 2.1.1.1.2। लेट से OSPF इनेबल कर दिया गया। ये लिंक फास्ट ईथरनेट है, ये लिंक पूरा ईथरनेट है, ये फास्ट ईथरनेट है। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? एक। इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? एक। फास्ट ईथरनेट की कॉस्ट कितनी होती है? एक। और ईथरनेट की कितनी होती है? 10। तो आपके इस के अंदर राउटिंग टेबल में जो रूट आएंगे OSPF से 10.1.1.0, मास्किंग अगर 24 है तो AD 110, मैट्रिक 2, नेक्स्ट हॉप 111, ये वाली। और दूसरा वाला रूट क्या हो सकता है? 110/11, चूंकि 10 और 11। और नेक्स्ट हॉप क्या होगा? 2.1.1.1। कौन सा टेबल में प्लेस्ड होगा राउटिंग? ऊपर वाला। ऊपर वाला। अब अगर ये ऊपर वाला राउट प्लेस्ड हो गया और मेटा डेटा ऐसे जा रहा था, क्योंकि ऊपर वाला रूट सेलेक्टेड हुआ था। अब अगर आप इस वाले इंटरफेस में जाके शट कर दें और इसकी राउटिंग टेबल में शो IP राउट देखें, तो इसकी टेबल में अभी भी ये राउट पड़ा रहेगा 10.1.1.0/24 वाया 1111। कब तक पड़ा रहेगा ये? जबकि लिंक डाउन हो गया। जब तक वो टाइम और एक्सपायर नहीं हो जाएगा। इनवैलिड। जब तक डेड टाइम। होल्ड डाउन हाँ होल्ड डाउन टाइमर। तो OSPF की अगर हम बात करें तो 40 सेकंड। 40 सेकंड्स। अगर EIGRP की डिस्कशन करते हैं देन 15 सेकंड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द BGP देन 180 सेकंड। 180 सेकंड्स। तो फिर ये तो जो रिकन्वर्जेंस है ये तो एक इशू हो गया ना हमारे लिए। इतना नेटवर्क में डिले कौन बर्दाश्त करेगा? तो BFD आया, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोटोकॉल बॉर्डर। आपके पास बाई डायरेक्शनल फॉरवर्ड डिडक्शन। ये क्या करता है BFD? इधर और इधर 300 मिली सेकेंड के अंदर हाई हेलो भेजता है। और अगर 3 BFD के हेलो गए और इसका रेस्पॉन्स नहीं आया, यानी 300 300 300, कितना हो गया? 900 मिली सेकेंड, और इसका रेस्पॉन्स नहीं आया,
तो BFD जो नेबरशिप है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। BFD जैसे ही डाउन होगी, ये भी डाउन, ये भी डाउन, ये भी डाउन तुरंत, क्योंकि फिर BFD के साथ में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। BFD को ग्लोबली इनेबल किया जाता है, उसके टाइमर सेट किए जाते हैं और उसको इंटरफेस के साथ में या प्रोसेस के साथ में एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो जो कन्वर्जेंस है वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ट्रेडिशनल राउटिंग में ये आप क्या सेट करते थे, मैनुअल। किसी ने लगाया, नहीं लगाया CCNP जी में? जी जी। तो ये आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है। फिर वही कंडीशन कि हर एक चीज का इफेक्ट तब नजर आएगा जब आप उसको बल्क में करेंगे। एक ही सामान खरीद रहे हैं तो फायदा नजर नहीं आता ना। आप अगर जाते हैं किसी दिल्ली जैसी जगह में, पुरानी दिल्ली में, जहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं, खारी बावली वगैरह, जहाँ पूरे आपके पास सामान मिलते हैं, थोक के भाव मिलते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं जो लाला जी बैठे होते हैं, क्या अगर 2 रुपये 5 पैसे किसी का प्राइस है तो 5 पैसे काट देते हैं उसमें से वो? नहीं। जब आप उनसे 4 कुंटल खरीदते हो तो 5 5 से कितने बन जाते हैं, 5 पैसे से भाई बहुत सारे पैसे बन जाते हैं ना। वो सागर बन जाता है। तो प्लस प्लस पॉइंट पता लगता है जी, क्या इफेक्ट है क्या इफेक्ट नहीं है। बाद में टोटल करके डिस्काउंट करेगा वो एक अलग पार्ट है, लेकिन वो उसको सबको काउंट करता है। तो यहाँ पर BFD जब आप मैनुअली लगाओगे मल्टीपल ब्रांच में तो आपको लगेगा यार टाइम लग रहा है। SD WAN में क्या फायदा है, SD WAN में BFD बाई बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट, इनेबल होगी। बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड है। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या किसी एक्सपर्ट इंजीनियर की जरूरत पड़ रही है? अब नहीं। BFD का भी एक डॉट नहीं लगा रहे हैं, IPsec का एक डॉट नहीं लगा रहे हैं, तो आपको सिक्योर टनल भी मिल गया, आपको फास्ट कन्वर्जेंस भी मिल गया। ये 2 फायदे नजर आ गए आपको। ये उनको नजर नहीं आएंगे जिन्होंने CCNP नहीं किया। जिन्होंने CCNP में BFD नहीं पढ़ा तो उनको फिर मैं समझाऊं क्या? वो कहते हैं कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, वैसी वाली बात है। जी जी जी। तो नहीं नहीं, चीजें समझने के लिए तो चीजें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ यूज है। हाँ, अच्छा वो सर के होता ऊपर से जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा फिर। एक्चुअली होता क्या है कि अगर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द SD WAN इफ यू विल स्टार्ट द SD WAN के साथ सर्टिफिकेट पढ़ते हैं, कंट्रोलर ये करता है और वो करता है, तो उसको वो समझ में नहीं आ रही है नई टेक्नोलॉजी, उसको ये पता हो कि पुराने वाले से मैच कैसे करें। कुछ ऐसे भी कमेंट्स डालते हैं, मेरे वीडियो नेट पे पड़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने SD WAN की वीडियो देखी, हजारों लोगों ने देखी है, और बहुत सारे इससे एडमिशन लोग लेते हैं वीडियो देख के, जो ट्रायल वीडियो पहले दिन की होती है। कुछ कहते हैं जी आपने तो बार बार ट्रेडिशनल राउटिंग में बंदे को एंटर करवा देते हैं जबकि आप जो पढ़ा रहे हैं SD WAN। कुछ के कमेंट्स होते हैं नहीं नहीं ये ठीक है, क्योंकि जब तक हमें ये पता ना हो कि पुरानी टर्मिनोलॉजी क्या थी और नई क्या है और क्या बेनिफिट है, तो पता कैसे लगेगा। तो खैर समझ सबकी अपनी अपनी है, हमारी ड्यूटी है कि उसको सही तरीके से क्लैरिफाई किया जाए। तो ये 2 चीज़ें समझ में आ गई कि एक तो वहां पर फास्ट कैसे हो जा रहा है। हम कहते हैं जी SD WAN जो है परफॉर्मेंस बेटर है, तो भाई परफॉर्मेंस किसके हिसाब से? कम टाइम लग रहा है, काम ज्यादा हो रहा है, उसी को तो परफॉर्मेंस बोलोगे ना आप। जी कम जी जी। टाइम में काम ज्यादा हो जाए, तो इसने BFD में भी कम टाइम के अंदर काम करा दिया। ये भी आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, लिंक डाउन होता है पटाख से दूसरे वाले लिंक से रूट आ जाएंगे, ड्रॉपिंग कम होंगे। उधर IPsec भी सिक्योर कर दिया। और आगे चलते हैं यही चीज समझने के लिए, देखिए फिर यही डायग्राम लेते हैं, सेम बिल्कुल। अभी हमने ये देखा कि भाई ये हमारे पास इस सिनारियो में, यही सिनारियो हमने कॉपी किया है कि ऊपर वाला लिंक क्या था, बेस्ट था। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिशनल राउटिंग में LM AD और मैट्रिक का फंडामेंटल दिख रहे थे। जी। हम कहीं जाने के लिए हमें LM कितना मिल रहा था, 24, AD कितना मिल रहा था, 110। 10 दो तरह मैट्रिक की मैट्रिक आ रही थी, 2 2 और और 11, X। ये वाली बेस्ट। अब आप ये बताएं कि जब मैं यहां से यहां जा रहा हूँ और जब हमारा ट्रैफिक ट्रेवल करता है, डेटा 2 तरह का होता है, डेटा इन मोशन और डेटा एट रेस्ट। तो मुझे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो पेन ड्राइव में पड़ा है, हार्ड डिस्क में कहीं पड़ा हुआ है, मुझे तो इससे मतलब है। डेटा जब इन मोशन होगा तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई डिवाइस है, यहाँ कोई डिवाइस है भी, इस A डिवाइस से
बी डिवाइस के ऊपर मुझे कोई डेटा भेजना है, मैंने पैकेट 1 भेजा और ये पैकेट 1 इसके पास रिसीव हुआ, मैंने पैकेट 2 भेजा, ये इसके पास रिसीव हुआ, मैंने पैकेट 3 भेजा, ये इसके पास रिसीव हुआ। तो आप जब यहाँ से ट्रैफिक को भेजते हैं मशीन ए से और जब ये मशीन बी पे पहुंचता है, तो क्या सेम टाइम पर पहुंच जाता है मशीन बी पे या नहीं कुछ नहीं, डिले होता कुछ है? तो डिले होते हैं। ये हो गई ना भाई, यहाँ से हाँ ट्रेन, सर्टेन बात है ना, टाइम यहाँ तो से आप ट्रेवल तो लगेगा ना, डाटा को ट्रेवल करने में। हाँ ट्रैवल तो करना पड़ेगा, डेटा को करना पड़े या इंसान को करना पड़े। करेक्ट। तो इसका मतलब जब डेटा इन मोशन होगा तो डिले हो सकता है, ये तो होना ही होना है, जाहिर सी बात है। अगर आप उसको भेजते हो तो उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो वहां नहीं पहुंचेगा, कुछ देर के बाद पहुंचेगा। अच्छा, जब मल्टीपल आप ट्रैफिक पैकेट भेज रहे हैं और सबका जो क्या बोलते हैं, जो पे लोड है, जैसे पे राउटर में जब पिंग करते हैं तो कितने बाइट का पैकेट जाता है? 100 बाइट का, देखा? जिसको का राउटर में जब पिंग करते हैं तो क्या लिखा होता है? सेंडिंग 5 पैकेट्स 100 बाइट ईच, लिखा हुआ देखा है कि नहीं देखा? तो वहां पे 100 बाइट का पैकेट जा रहा है, पीसी में 32 बाइट का जाता है। तो जब पैकेट जब जा रहा है तो हम ये देखते हैं कि जब पिंग कर देते हैं तो समटाइम्स पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू दी आर्क, या सारे पैकेट जा रहे होते तो वहां लिखा होता है राउंड ट्रिप टाइमर, देखा है किसी ने? जी जी। एवरेज टाइम, मिनिमम टाइम, एवरेज टाइम। इसका मतलब हम्म, ये हो गया कि मल्टीपल जो पैकेट भेजे गए हैं सबका टाइम इक्वल नहीं है पहुंचने का। इसी में कोई जल्दी पहुंच गया है, कोई देर से पहुंचा है। तो इसका मतलब एक टर्म तो आएगा डिले, और एक टर्म क्या हो जाता है? जिटर। जिटर का मतलब होता है वेरिएशन इन पैकेट साइज क्या है? पैकेट साइज। तो कॉमन है, अगर फॉर एग्जांपल इफ द हम्म, पैकेट साइज इज कॉमन, पैकेट साइज 100 बाइट का ही है, पिंग में जब आप भेज रहे हैं तो बार बार पैकेट चेंज नहीं कर रहे हैं ना, सेम ही रह रहा है ना। हाँ। लेकिन वो ड्यू टू दी कंजेशन, ड्यू टू दी सीपीयू यूटिलाइजेशन, वो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा। क्योंकि डिले जो है बहुत तरह के हैं, कि वो सीपीयू सीरियल डिले है, इंटरफेस डिले है, बफरिंग डिले है, प्रोसेसिंग डिले, बहुत सारे डिलेज हैं। तो एक तो डिले है। अब एक है जब यहाँ से वहां जाएगा तो हर एक जो आपके पास पैकेट है, जैसे यहाँ से अपने ऑफिस से, अपने घर से ऑफिस जाते हैं, तो क्या डेली जब ऑफिस पहुंचते हैं तो उसका टाइमिंग सेम होता है या डिफरेंस हो जाता है? डिफरेंस रहता है। डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी मैच भी करता है, महीने में गए आप, हर महीने जा रहे हैं, तो 30 दिन में हो सकता है सब 25 दिन तो आप सही टाइम पे पहुंचे, लेकिन 5 दिन कुछ देर से आए। तो वो जो देर से आए वो क्या हो गया? जिटर हो गया। तीसरी चीज ये हो सकती है कि लॉस हो जाए पैकेट, जैसे कि आप जब पिंग करते हैं तो पिंग में इको रिक्वेस्ट आपने भेज दी, लेकिन इको रिक्वेस्ट तो तब जाएगी ना जब डेस्टिनेशन आईपी का मैक एड्रेस आपकी मशीन जानती हो, राइट? जब तक डेस्टिनेशन आईपी का एड्रेस आपकी मशीन नहीं जानती होगी वो ट्रैफिक को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो वो क्या करेगी? आर्प रिक्वेस्ट भेजेगी, चाहे वो प्रॉक्सी आर्प हो या आपके पास लोकल आर्प हो। तो जब आर्प जाएगी, आर्प का रिप्लाई आएगा, यानी मैक एड्रेस आएगा, इतनी देर में इको रिक्वेस्ट का जो टाइम था 2 सेकंड वो एक्सपायर हो गया, दैट्स वाई डॉट लग जाएगा पहले पैकेट के अंदर, राइट? तो पैकेट करेक्ट। जब डेटा इन मोशन होगा तो 3 चीजें उसके साथ में लाजमी होनी होनी है, मैंडेटरी है। डिले तो होना ही होना है, जिटर भी होना ही होना है, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो कंपलसरी है, दो वाले पार्ट। अब कम टू द ट्रेडिशनल पार्ट। अगर ये लिंक बेस्ट हो गया तो ये बेस्ट किसके बेस पे हुआ? एलएमएडी और कॉस्ट। मैट्रिक के बेस पे। यस यस। तो जब ये बेस्ट हो गया और जो रास्ता बेस्ट हो गया, जो चूज कर लिया आपने यहाँ से जाने के लिए, अब ओ फिफ्थ टेबल में आ गया, रिप टेबल में आ गया। हाँ, अब इस रास्ते में जाम है, इस रास्ते में डिले है, लेटेंसी है। जैसे आज की डेट में समझने के लिए आप जीपीएस ऑन कर लेते हैं, जब ऑन करेक्ट। जब ऑन कर लेते हैं, अगर जीपीएस ना होता तो आप उस रास्ते में हैंग अप हो जाते और आपका एग्जामिनेशन तो छूट ही जाता, राइट? जीपीएस होने की वजह से आपको उसने 2 रास्ते दिखाए या 3 दिखाए, भाई ये रास्ता इतने किलोमीटर है, यहाँ यहाँ जाम में इतना वक्त लगेगा, ये रास्ता इतना है, लंबा है, लेकिन पहुंचा जा सकता है, जाम नहीं है, राइट? जी जी। आपको उसने दिखा दिया कि डेटा इन मोशन, यानी जब आप पैकेट, आप अपने आप को पैकेट मान लीजिए, आप जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। ट्रेडिशनल राउटिंग में अगर यहाँ पर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर जाती तो क्या ये ट्रैफिक जो बी मशीन से ए मशीन पर जा रहा था, क्या ये नीचे से मूव कर जाता? ट्रेडिशनल राउटिंग में मूव करता नहीं नहीं। नहीं नहीं। तो ये भी हमारे पास ट्रेडिशनल राउटिंग में ड्रॉबैक थी। हमारा जो एसडी वैन है उसको क्या दे दिया गया?
इंटेलिजेंट नेटवर्क बोल दिया गया कि साहब ये इंटेलिजेंस ही इसके अंदर मौजूद है। घर से निकलने से पहले इसको मालूम है कि भाई कहाँ पर जिटर है, कहाँ पे लॉस है, क्या नहीं है। तो वो क्या करेगा कि उसके केस के अकॉर्डिंग वो आपके पास, अगर इस वाले रास्ते में कंजेशन हुआ या कुछ हुआ, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले रास्ते से आपको पहुंचा देगा। यही तो फीचर हमें चाहिए थे। इतने फीचर तो बहुत सारे फीचर हो गए हमारे लिए, बाकी और चीजें देखेंगे क्या होता है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी आगे जी। चलते हैं। अच्छा, ये हो गया भाई। एक ही कैंडिडेट बोल रहा है और कोई बोल ही नहीं रहा है। गोविंद राजू भी चुप हैं और प्रेम भी चुप हैं। नहीं, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं ना? मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना? हाँ जी हाँ, जी यार, बिल्कुल इससे सर, बहुत अच्छा सर सर। मैं शहजाद को जानते हो सर आप? किसको? शहजाद को शायद आपने पढ़ाया होगा। शादाब? शहजाद शहजाद आलम। शहजाद तो बहुत पुराना स्टूडेंट है, 8 10। हाँ, तो उसी का नोट्स मैंने आपके ही नोट्स पढ़े थे, सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग के, अच्छा अच्छा। उसके नोट्स लेकर के तभी मैं अपने भाई को भेजा हूँ। अभी अभिषेक मेरा भाई है और साला है मेरा रोहित। कौन पढ़ रहा है अभी? अभिषेक पढ़ रहा है? अभिषेक, हाँ, तो सर उसका तो टाइम 8 बजे से था ना शाम का, तो उसमें उसको अभी टाइमिंग, उसमें दूसरा बैच चल रहा है कोई। अच्छा अच्छा। और रोहित अभी ज्वाइन किया है, रोहित कुमार झा, वो किसमें जो है? मॉर्निंग मॉर्निंग बाजे में अच्छा, मॉर्निंग। सीसीएनए। हाँ अच्छा सीसीएनए। अच्छा। चलिए, पढ़ते रहिए। अच्छा, तीसरा जो चीज़ है जो समझने का है, वो ये है कि अब जिन लोगों ने सीसीएनपी पढ़ रखा है, चूंकि आने वालों से तो उतनी तवक्को की जा सकती है कि भाई आईपी ट्रेसिंग आता हो, ओएसपीएफ या जीआरपी आता हो, बट बाकी चीज़ें एनपी के अंदर पढ़ने के बाद एसडी वैन समझने में आसानी है। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है मैनेजमेंट प्लेन, एक होता है कंट्रोल प्लेन, एक होता है डेटा प्लेन। इनका बहुत बड़ा योगदान है एसडी वैन के अंदर। फिर सिस्को के राउटर पे चलते हैं। इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। ये एक छोटा सा डायग्राम है। कोविड से पहले इतना वर्चुअलाइजेशन का ज़माना नहीं था। कोविड आने के बाद सब कुछ वर्चुअलाइजेशन पे चला गया। नोएडा में जब हमारा ऑफिस था तो एडमिशन जो होते थे वो ऑन दी बेसिस डिवाइस पर होते थे। हमारे पास तकरीबन 50 डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर हैं, जो आज की डेट में कूड़ा कचरा आयरन स्टॉक बन गया है। कोई उसको नहीं देखता, ठीक है ना। पहले दाखिले इसी के ऊपर होते थे। तो जब एडमिशन इसके ऊपर होते थे तो हर एक स्टूडेंट को फिजिकल डिवाइस कॉन्फ़िगर करने को दिया जाता था। तो उसमें एक पोर्ट होता था डिवाइस में, कंसोल पोर्ट। सिस्को की डिवाइस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, कोई आईपी एड्रेस नहीं होता। कंसोल केबल लगा के हम क्या करते हैं, इनिशियल या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन भी की जा सकती है और बेसिक सब कुछ किया जा सकता है। और अगर हम चाहते हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया जाए और टेलनेट के जो पासवर्ड हैं, यूज़र नेम, वो दे दिए जाएं और आईपी एड्रेस की कनेक्टिविटी दे दी जाए, तो हम इन डिवाइसेस को रिमोट लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इन डिवाइस बिल्कुल। रिमोट लॉगिन भी कर सकते हैं, कंसोल से भी कर सकते हैं। ईदर यू आर कॉन्फ़िगरिंग द डिवाइस फ्रॉम द कंसोल पोर्ट और कॉन्फ़िगरिंग द डिवाइस फ्रॉम द रिमोट लॉगिन। इसको लेना हो, इसको लेना हो, इसको लेना हो, इनकी कनेक्टिविटी, हर एक की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इंटरनेट क्लाउड से हो। ये दुनिया के अलग अलग कोने में कहीं पड़े हों, यहाँ पे कहीं इंटरनेट क्लाउड हो और हम भी इंटरनेट क्लाउड से अपने घर से जुड़े हों, तो हमारे पास आईपी एड्रेस रीचेबल होना चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड होने चाहिए।
हमारे पास एक डायग्राम आ जाएगा, टिकट आ जाएगा, मेल आ जाएगी, ऐसे कॉन्फ़िगर करना है, ऐसे करना है, हम उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो अगर ये 3 साइट्स हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो 3 की जगह पर ये 30 भी हो सकती हैं और 300 भी हो सकती हैं। तो अगर हम इसको 30 मान लें, 30 तो एवरेज ही है आज की डेट में एमएनसी को देखा जाए तो अगर 30 डिवाइसेस हमें रिमोटली लॉग इन करनी है तो, और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और साइमल्टेनियसली कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको अपनी डिवाइस पर, अपने लैपटॉप पर कितनी विंडो खोलनी पड़ेंगी? 30 अलग अलग पुट्टी की बात करें तो, हाँ जी, 30 बिल्कुल सर। बनाने पड़ेंगे अलग अलग। तो उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है यार, कौन सा कहाँ लिखना है और कौन सा कहाँ, बड़ा कंसंट्रेशन चाहिए। तो जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कंसोल के थ्रू या रिमोट के थ्रू, ये किसका पार्ट है? मैनेजमेंट प्लेन का पार्ट है। तो हर डिवाइस को हम बेसिक कंसोल के थ्रू करें या रिमोट लॉगिन लेकर उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करें, उसमें चाहे हम फिर आगे की बात करें, पॉलिसी बनाएं या उसके अंदर प्रोटोकॉल्स लगाएं, ये सारे के सारे जो हम कर रहे हैं प्रोटोकॉल में, चाहे हमने ओएसपीएफ लगाया, ईआईजीआरपी लगाया, बीजीपी लगाया, कुछ और प्रोटोकॉल लगाया, ये सारा का सारा किसके अंडर आता है? मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपके पास, मैनेजमेंट आपके पास प्लेन के अंदर। तो मैनेजमेंट प्लेन के अंदर पॉलिसी बनानी हुई तो पॉलिसी भी मैनेजमेंट प्लेन के अंदर जाके बनेगी, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो, एडवांस हो, वो भी यहाँ जाके बनेगी। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ रही हैं, किसके ऊपर? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्लेन। और वो इंडिविजुअली हर डिवाइस पर ले रहे हैं। जब हम वहां पर जाएंगे एसडी वैन में, तो इसका जो काम होगा वो एक कंट्रोलर को सौंप दिया जाएगा जिसका नाम होता है वी मैनेजर। तो वो कैसे काम करेगा सेंट्रलाइज, उसको देखेंगे। हमें अलग अलग विंडो लेने की जरूरत नहीं है, सब एक ही पेज के ऊपर, एक ही वेब पेज के ऊपर, एक ही जीयूआई के ऊपर नाम लिख कर आ जाएगा, दुबई है, चाइना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके ऊपर, आप उस डिवाइस पे पहुंच जाओगे। हमें अलग अलग सेपरेट सेपरेट विंडो खोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम स्विचिंग कर रहे हैं लेफ्ट राइट, बस इतना कर रहे हैं। कंट्रोल प्लेन की बात करें, जब हम इसके ऊपर ओएसपीएफ लगा देंगे, तो ओएसपीएफ लगने के बाद क्या होगा? ये लोग क्या करेंगे? हाय हेलो भेजेंगे एक दूसरे को, नेबरशिप बन जाएगी। नेबरशिप बन जाएगी तो हर एक राउटर एक दूसरे को क्या शेयर करेगा? टोपोलॉजी टेबल। अब मुझे अगर इस नेटवर्क पर जाना हो तो इसका अपडेट मेरे पास ऐसे भी आया होगा और इसका अपडेट ऐसे करके भी मेरे पास पहुंचा होगा। तो ये जो मेरे पास अपडेट्स आए हैं, या इसके अपडेट की बात करें, इसका अपडेट डायरेक्टली ऐसे भी गया होगा और इसका अपडेट इसके पास ऐसे भी गया होगा। तो हर एक राउटर अपना राउटिंग अपडेट या टोपोलॉजी अपडेट एक दूसरे को भेज रहा है। अगर आप ये इमेजिन कर लें थोड़ी देर के लिए कि सिनारियो अगर ऐसा हो जाए, सिनारियो अगर ऐसा हो जाए और R1 के पास ये नेटवर्क मौजूद हो, तो ये कितने लोगों को भेजेगा? सबके साथ एडजेसेंटी होगी, एडजेंसी होगी इसकी। बिल्कुल सर। हेलो। ऐसे ही R2 की अगर हम बात करें, तो R2 इसको ही भेजेगा, बाकी कोई भेजेगा, यानी हर एक से इंटरेक्ट होगा। किसके रेस्पेक्ट में? टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में। इन केस ऑफ दी एसडी वैन, ये कहा गया कि कंट्रोल प्लेन की जो कंट्रोलिंग है वो
एक कंट्रोलर के पास रहेगी जिसको वी स्मार्ट कहा जाएगा। किसी भी राउटर को ये राइट्स नहीं होगा SD-WAN में कि जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी जाएगी तो वो अपने राउटिंग अपडेट डायरेक्टली भेज सके। हर एक राउटिंग हर एक राउटर अपने राउटिंग अपडेट किसको भेजेगा? वी वी स्मार्ट। वी स्मार्ट। वी स्मार्ट सर। जी, ये अपडेट भी इसके पास जाएगा, इसका अपडेट भी इसके पास जाएगा, इसका अपडेट भी इसके पास जाएगा। हम सिर्फ एक से कनेक्ट रहेंगे, किससे? वी स्मार्ट से। बाकी वी स्मार्ट की ड्यूटी है कि वो बाकी जितने भी वैन एज डिवाइस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये हमारा जो लोड था बेवजह का, CPU यूटिलाइजेशन था अपडेट करने में, वो अलग बच गया। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक बंदा रख दिया गया कि भाई आप ये काम करोगे। तीसरा पार्ट है डेटा प्लेन। यहाँ पर एक मशीन लगी होती ए, यहाँ पर एक मशीन लगी होती बी। राउटिंग अपडेट्स आ चुके होते ट्रेडिशनल में, और हमने जाना होता ए से बी के पास। तो ये यहाँ से जो हम जाते, ऐसे भी जा सकते थे और ऐसे भी जा सकते थे। दो रास्ते थे, जो भी रास्ता अच्छा होता जाने का। तो ये जो रास्ता जा रहा है ए से बी की तरफ डायरेक्टली 3 पर या वाया R2 की तरफ, ये कौन सा ट्रैफिक है? डेटा ट्रैफिक। डेटा ट्रैफिक ट्रेडिशनल राउटर में भी इंडिविजुअल डिवाइस के पास ही था, और SD-WAN के अंदर भी जो डेटा प्लेन है ये वैन एज डिवाइस के पास ही होगा। इसका अलग से कोई कंट्रोलर नहीं है। डेटा प्लेन का कोई कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर किसका है? मैनेजमेंट प्लेन का। कंट्रोलर किसका है? कंट्रोल प्लेन का। और कंट्रोलर किसका है? एक नया कंट्रोलर जिसका नाम है वी बॉन्ड। तो 3 वहां पर प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन, और ये ऑथेंटिकेटर प्लेन या ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन। जब जैसे हमने बताया कि इन केस ऑफ दी DMVPN के अंदर जब कोई नई डिवाइस आएगी या लिंक डाउन होने के बाद पुरानी डिवाइस काप होगा, दैट डिवाइस विल रजिस्टर टू दी NHRP सर्वर को, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मैं आपके पास आप होकर आ गया हूँ, मेरा पब्लिक IP एड्रेस ये, प्राइवेट IP एड्रेस ये है। ऐसी इन केस ऑफ दी SD-WAN के अंदर कोई नई डिवाइस आएगी अप होकर, तो वो अपने आप को रजिस्टर्ड करती है किसके ऊपर? आगे वी बॉन्ड के ऊपर। तो वो पढ़ेंगे आके इन डेप्थ जाके, ये तो एक बर्बली काम किया जा रहा है। तो 3 कंट्रोलर्स हैं। वी मैनेजर जो मैनेजमेंट प्लेन कंट्रोल करेगा, वी स्मार्ट जो आपकी टोपोलॉजी टेबल को एक से लेगा दूसरे को देगा, वी बॉन्ड ये ऑथेंटिकेटर है जो आने वाली नई डिवाइस को ऑथेंटिकेट करेगा, और ये है डेटा प्लेन जो डिवाइस इंडिविजुअली अपने पास में रखेंगी। तो ये 3 चीजें हमने सेंट्रलाइज कर दी। 2 ये चीजें पुरानी थी, तीसरी ये नई चीज आ गई है, ऑथेंटिकेट किया जाए नई आने वाले डिवाइस को। जैसे हम देखते हैं कि टॉपाक्स और रेडियस सर्वर जब बनाए जाते हैं तो डिवाइस जब आती है तो डायरेक्टली लॉग इन नहीं होती, पहले वो काम फॉरवर्ड कर दी जाती है उस सर्वर के पास कि ऑथेंटिकेशन करा के लेकर आओ। ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो फिर वो आपके पास, वो पोर्टल आपके पास खुलता है। तो इस तरीके से ये काम हो रहा होता है। ठीक है जी। यस सर। तो ये हमने पुरानी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती। अब हम चलते हैं SD-WAN का के जो कंपोनेंट्स हैं, आर्किटेक्चर, वो क्या होते हैं। SD-WAN के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर कंट्रोलर्स दिखाए जाते हैं, वी मैनेजर, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड। इधर ये आपके पास विप्टेला की डिवाइस वी, विप्टेला एज हो गई, और सी ये सिस्को एज। किसी का माइक खुला है, घर की आवाजें आ रही हैं, बंद कर दें। बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट MPLS भी हो सकता है,
ट्रांसपोर्ट इंटरनेट क्लाउड भी हो सकता है, और आपके डेट में, आज की डेट में 4G 5G जो जो भी जी आ रहे हैं वो भी हो सकते हैं। इसकी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए ऐसे करके। और इसकी कनेक्टिविटी भी ऐसे होनी चाहिए। यहां पर प्राइवेट एनआईडीज होती हैं। ये किसी वीपीएन में पड़ी होती हैं, जिसको कहा जाता है सर्विस वीपीएन। जितने भी कंट्रोलर हैं और वैन एज डिवाइसेस हैं, ये कहलाती हैं कंट्रोलर। और बीच में जो यहां से लेके यहां तक का पार्ट है, ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट। एक कॉल है भैया। हेलो, वालेकुम सलाम, सब खैरियत से हैं? जी भाई, जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो मैं आपको नमाज के बाद कॉल कर लूँ? अच्छा, कर दिया मुझे, मैं देख लूँगा। वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके भेज दीजिए मेरे को। जज़ाकल्लाह, ठीक है, फिर मैं देख लूँगा, आपको जवाब दे दूँगा। अभी क्लास में हूँ, हैं? फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जहां पर मैंने ब्लू कलर के डॉट्स लगाए हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी आपके पास कंट्रोलर हैं, और जितनी भी वैनेज डिवाइस हैं, ये किसके अंदर होती हैं? वीपीएन 0 के अंदर होती हैं। ये फिक्स्ड है। वीपीएन जो 0 है, ये ट्रांसपोर्ट वीपीएन है। वीपीएन 0 क्या है? ट्रांसपोर्ट वीपीएन है। ये फिक्स्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे वीलान 1 वी कैन नॉट क्रिएट वीलान 1, वी कैन नॉट डिलीट, वी कैन नॉट मॉडिफाई, बाय डिफॉल्ट बना है। हर डिवाइस के साथ में एक वीपीएन 512 होगा। वीपीएन जो 512 है, ये कहलाता है MGMT इंटरफेस, मैनेजमेंट इंटरफेस। तो हर डिवाइस के पास एक मैनेजमेंट इंटरफेस है, जो ग्रीन कलर से लगा दिया गया है। ये भी और ये भी। इनके पास भी आपके पास VPN 512 ये बना हुआ। ये भी आपके पास MGMT इंटरफेस हो गया, इसके पास भी MGMT इंटरफेस होगा। हम चाहें तो डिवाइस को मैनेजमेंट इंटरफेस से ले सकते हैं, या जब कॉन्फ़िगर हो चुका है तो किसी भी इंटरफेस से लिया जा सकता है। जैसे कि आपने, किसी ने अगर FortiGate देखा होगा या Palo Alto देखा होगा, उसके ऊपर अलग से एक फिजिकल पोर्ट होता है, मैनेजमेंट पोर्ट। तो मैनेजमेंट पोर्ट से भी लिया जा सकता है और कंसोल पोर्ट से भी एक्सेस लिया जा सकता है। तो जो VPN होते हैं, VPN 2 की पावर 16 होते हैं। VPN होता है 2 की पावर 16, यानी 0 से लेके 65,535 तक। इसमें से VPN 0 रिजर्व हो गया, VPN 512 रिजर्व हो गया। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। ये किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। अब जो सर्विस VPN बचे, वो कितने बचे? जो सर्विस VPN बचे, वो कितने बचे? 65,533। तो वो कहाँ से? 1 से लेके 511 बनाया जा सकता है, और 513 से 65। 565,533 तक। ये जो VPN है, दैट इज इक्वल टू दी क्या है? VRF है, वर्चुअल राउटिंग प्राइवेट फॉरवर्डिंग। प्रोटोकॉल। ये जो नेटवर्क है, ये ओवरले है। ये सारा का सारा क्या है? ओवरले है जो पड़ा। और ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये बनेगी आपके व्यू पास, अंडर व्यू हो गया फिर। ये अंडरले हो गया। तो वो पढ़ाने का
पार्ट ये था कि भाई हम ये समझ सकें कि हम कोई नई वही चीज नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ डिवाइस का थोड़ा सा मोड नया आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है साइकिल चलानी आती है, उसमें दो पहिए होते हैं, तो साहब स्कूटर में भी दो ही पहिए होंगे। ठीक है ना। किसी को मारुति चलानी आती है, अब वो आपके पास चलाना चाहता है, कोई बड़ी गाड़ी चलाना चाहता है जो चार पहिए की है जी। टर्म्स चेंज हो गया है, बस चीजें बस पुरानी ही है। हाँ, चीजें पुरानी हैं, नाम चेंज हो गए हैं, हर एक की लाइटें भी आगे पीछे लगी होंगी, स्टेयरिंग भी राइट साइड में होगा। इंडिया से बाहर जाओगे लेफ्ट में चला जाएगा, होगा तो वही है बस। जी हैं। जी जी। आने वाले टाइम में ऑटोमेटेड हो जाएगा, जैसे कि हमने कहा आईपीसेक ऑटोमेटिकली बन रही है, जैसे हमने कहा बीएफडी ऑटोमेटिकली बन रही है। तो हम्म। आज की डेट में वो टेस्ला वाले कार निकाल देंगे जी, आराम से बैठ के चलती रही, कुछ नहीं करना। एक नई गाड़ी आई है, सुना है 400 करोड़ रुपए की है, अभी कुछ निकाली है किसी ने, लेकिन एक ही मॉडल बना है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए तो अब सर ये जो क्लासेस होंगे ये सैटरडे संडे में होंगे या? हाँ, ये सैटरडे संडे ही हैं आपके पास, 6 से लेके 8 बजे तक। और सर नहीं। ये एस टी 1। हाँ, हाँ, एसडी वन। कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। हाँ हाँ। हाँ अब सर, एस टी 1 की टोटल कितनी क्लासेस हो पाई होंगी जिनमें ये कवर हो जाएगा? भाई दो तरह की सिलेबस हैं, एक बेसिक सिलेबस है, एक एडवांस सिलेबस है। दो ओके महीने लगेंगे अगर हम एडवांस सिलेबस के साथ में करेंगे, और एक ओके। महीना और एक सैटरडे और संडे लगेगा अगर हम बेसिक वाला करेंगे। नहीं नहीं नहीं, करना है तो सर एडवांस करना है, बेसिक करे क्या करेंगे? नहीं, पहले तो बेसिक ही बिल्कुल सर। पढ़ेंगे, बाद में बस। हाँ, तो 2 महीने, दैट मीन्स सर, दैट मीन्स 8 क्लास। हाँ, आप ये 8 क्लास तो वो हो गई, 8। आप जब पढ़ रहे हो एक। आपके पास, बीच में आप भी तो होमवर्क करोगे जब दिया जाएगा। नहीं नहीं, वो तो हाँ। नहीं, टोटल जैसे सर आप, मैं ये कह रहा हूँ 8 से 16, सॉरी 16 क्लास हो गई आपकी 2 महीने में। जी जी। टोटल तो 16 क्लास के अंदर ये पूरा कवर हो जाएगा आपका हाँ जी, एस टी 1, राइट कवर्ड हो सर? जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एसडी1 कवर्ड हो जाएगा, द सिलेबस आई हैव गिवन टू यू वो कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज की बहुत डेप्थ है। ठीक है ना। राइट सर, मतलब जितना जितना आप पढ़ाएंगे हमें वो हाँ, कवर हो जितना जाएगा धीरे सिलेबस धीरे। मैंने दिया है वो इंडस्ट्री में 80-85% चलता है, कवर्ड होता है। ठीक है जी, जो सिलेबस ओके आपको दिया है। अब जैसे बीजीपी, ओके ओके। तो बीजीपी भाई अगर मेरे से पढ़ना हो तो मैं 3 महीने बीजीपी पढ़ाता था, और 20,000 रुपये हम्म। था आज से 6 साल पहले। पौने यस सर। 400 वीडियो मेरे पास बीजीपी के हैं, पूरी दुनिया में बीजीपी प्रोटोकॉल चलता है, और मैं मेरे राइट पास सर। 400 वीडियो हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हम्म। आई एम द मास्टर ऑफ द बीजीपी, क्योंकि बीजीपी तो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मैं 3 महीने बीजीपी पढ़ाता हूँ। राइट। अच्छा, मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरी मुलाकात 20 मिनट के बाद होगी आपसे। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके ओके। गोविंद, राजू और मिश्रा, आवाज आ रही? हेलो। गोविंद, राजू, मिश्रा, मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. We can hear you. ठीक है। तो हमने डिस्कशन किया कि कुछ कंट्रोल प्लेन्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि सिस्को की जो डिवाइसेस हैं वो CH कहलाती हैं, और जो विप्टेला की वैनेज डिवाइस हैं वो VH कहलाती हैं। जो ट्रांसपोर्ट है वो कैन बी MPLS हो सकता है, या कोई दूसरा सेल्यूलर नेटवर्क भी हो सकता है। कंट्रोलर्स जो हैं वो वी मैनेजर है, वी स्मार्ट है, और वी बॉन्ड है। अब ये जितने भी कंट्रोलर्स हैं ये ऑल आर लॉजिकल हैं। सारे कंट्रोलर्स जो हैं, इसमें से कोई भी कंट्रोलर जो है फिजिकल नहीं है, ऑल आर लॉजिकल कंट्रोलर्स। बट ये लॉजिकल जो होगा ये तो कहीं किसी ना किसी डिवाइस पे एग्जिस्टेंस होगा ना इसका? हाँ, जाहिर सी बात है, इसका अप्लायंस नहीं है कोई, देयर इज नो अप्लायंस। एक होता है ना हार्डवेयर, होता है किसी का स्पेसिफिक हार्डवेयर होता है, सब सिस्को का राउटर है तो उसका एक हार्डवेयर होगा। हम्म। स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं है, ये सारा लॉजिकल है, कहीं पर भी होस्ट किया जा सकता है। तो अब अच्छा। तो आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको AWS पे कर दें, आपकी मर्जी है इसको आप एज्योर पे कर दें, या जो सिस्को का से सॉल्यूशन लेते हैं तो सिस्को का SAS आप ले लें, सास ले लें, सॉफ्टवेयर एज ए हाँ सर्विस एजिस। ले लें। ठीक है। हम्म। अगर आप अपने प्रीमिसेस में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप आमिर सर की हेल्प ले लें,
तो वो आपको इंस्टॉल करवा देंगे। उसकी क्या प्री रिक्विजिट है, कितना सर्वर होना चाहिए, क्या सीपीयू होना चाहिए, तो EXXI के प्लेटफॉर्म पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके लैपटॉप पे तो नहीं चलेगा, चाहे वो 2 लाख रुपए का हो, ठीक है ना, क्योंकि हम्म, भी चाहिए और इसके सीपीयू भी काफ़ी कोर का चाहिए। तो वो आमिर सर से आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी तो हमारी लैब है करने के लिए। आप 24। इसमें सर हमें ऐप करने को भी मिलेगा? जी, आपको लैब करने के लिए मिलेगा। लैब के लिए 24/7 आपके पास लैब का एक्सेस रहेगा, जब तक आपकी लैब हमारे साथ में चलती रहेगी। क्योंकि लैब का ही सारा मेन इशू है। दो चीज़ों का इशू है SD-WAN में, एक तो लैब और एक सर्टिफिकेशन कीज। जो लोग आप लैब लेते हैं रेंट के ऊपर, वो आपको लैब तो देंगे, लेकिन वो आपको क्या नहीं देते, वो कीज नहीं देते। तो सारा फंडामेंटल तो कीज का है। यहाँ पे कीज नहीं होंगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। तो यहाँ से हमने 27 कीज ले रखी हैं सिस्को से, तो आपको वहाँ से तो ये। ड्यूरेशन ड्यूरेशन सर इसका 2 महीने में हो जाएगा? 2 महीने 2.5 महीने मैक्स हाँ, वो मान आमिर के? सर से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हर जगह तार पोर्टल खुला है, जो पढ़ने ही ना चाहता हो तो उसके लिए क्या। नहीं 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 सर, अरे सर मैं नोटिस पे हूँ तो मैं चाह रहा हूँ मेरा ये टाइम यूज हो जाए, इसीलिए मैंने आज आपका मैसेज देखा उस दिन। मैंने बोल दिया था आमिर सर को मेरा नाम आप लिख दो, अगर मैं अकेले भी करूंगा तो मैं करूंगा, मैं किसी का वेट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपको ये तो मेरा एक्सिस है जो मैं कर रहा हूँ। आप जब हम्म। बनाएंगे दूसरे पे दिखाएंगे, मैं अपने पे दिखा देता हूँ क्योंकि मेरी जो लैब बनी है। फिर मैं आपको आपका पोर्टल दिखाता हूँ, आपको कैसा पोर्टल खुलेगा। और सर अभी वायरलेस का कोई है? हाँ जी। वायरलेस का कोई चल रहा है अभी या आने वाला है? किस चीज़ का? वायरलेस भी मैं करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ वो SD-WAN ही पढ़ा रहा हूँ इधर सिस्को की। अच्छा 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 अच्छा। और फिर 40 गेट का SD-WAN शुरू करेंगे 2 महीने के बाद। ओके ये एक लैब तो ये है जो हमने करनी है SD-WAN के अंदर। ओके। इसके अंदर आपके पास ये कंट्रोलर्स हो गया, वी मैनेजर है, वी स्मार्ट हम्म है, वी बॉन्ड है। हम्म। ये ब्रांचेस हो गई मल्टीपल, जहाँ पे ये वी एज डिवाइसेस लगी हैं सिस्को की, उसकी विप्टेला की। हम्म। ये सारा ट्रांसपोर्ट हो गया MPL। और जर सर ओपन स्टैंडर्ड होता होगा वो कौन सा होता होगा? हाँ जी। सिस्को का जैसे विप्टेला है। हाँ। और अदर वेंडर का भी कुछ यूज होता है? अदर वेंडर क्या, बहुत सारे वेंडर्स हैं। वो अब आपने देखना है कि आप जैसे सिट्रिक है, उसका भी है, 40 गेट का है, सिल्वर पीक होता है, वैल्यू क्लाउड होता है, सेंचुरी लिंक होता है, वर्सा होता है, कैटो क्लाउड के नाम से भी आता है, ओरेकल का भी होता है। हाँ जी, HP का भी होता है, विमवेयर का भी होता है, आर्काया का भी होता है। तो हम्म। बहुत सारे ओके हैं। आज की ओके। डेट में हर एक चीज़ की एक भीड़ लगी हुई है, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाँ। ये फिर जो, भी एक ओवरव्यू तो हो जाएगा ना भाई, हाँ, एसडीएन में ऐसे काम होता है। हर चीज़ की जो शुरुआत होती है, यहाँ पे भी जो शुरुआत की गई थी बेसिकली, हम्म यहाँ पर भी जो शुरुआत की गई थी, ये जो जिसकी आप SD-WAN की बात कर रहे हैं, ये SD-WAN सिस्को का तो था नहीं। ये जो SD-WAN था, ये विप्टेला अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन थी। हम्म। विप्टेला जो बनी थी वो 2012 में बनी थी, 2012 में। और इसके जो 3 फाउंडर मेंबर थे वो आपके, पहले तो हिंदुस्तान में था वो मुल्क, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के बंदे हैं जिन्होंने बनाया है। इनमें से एक का नाम है बंदे का ATIF आतिफ, दूसरा बंदा का नाम है आमिर, और एक बंदा है जिसका नाम है KHALID खालिद रजा। ये 3 बंदे होते थे। हम्म खालिद रजा वो बंदा है कि जो आपके पास, जो सिस्को का, आप देखते हैं कि साहब CCI होता था, हम्म फिर CCD आया इसके ऊपर बाद में। पहले 2005 में तो CCI सबसे टॉप था, फिर CCD आया। इसके ऊपर सिस्को का आर्किटेक्चर आया, ARCH, सिस्को आर्किटेक्ट। अच्छा। सिस्को आर्किटेक्ट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाला पहला बंदा दुनिया का यही है, खालिद रजा। खालिद रजा। तो ये कीड़े हैं अगर देखा जाए तो अच्छा। इन्होंने 2012 में ये बनाया। और सिस्को चूंकि वो एक खरीदार है, बहुत बड़ा मगरमच्छ है, हाँ 2017 हाँ। में उसने क्या कर तो लिया, बिपटेला को उसने खरीद लिया। पैसे देकर इनको जितने भी मांगे गए उतने दे दिए गए, और इनको जॉब पर भी तीनों को दे दिया गया। तो अभी भी ये जो इसका हेड ऑफ द सर्विस है विप्टेला का, वो भी पाकिस्तान का ही बंदा है। इसका नाम है जहीर अजीज। अच्छा। जहीर अजीज की बड़ी अच्छी किताब आती है, IP ट्रबल शूटिंग के नाम से। कभी मौका हो तो इंटरनेट पर डाउनलोड करके पढ़ना, IP ट्रबल शूटिंग के नाम से। किस चीज की है सर? राउटिंग वाउटिंग मतलब या कैसे?
ट्रबल शूटिंग का ही है? ट्रबल शूटिंग की राउटिंग की बुक है, जहीर अजीज के नाम से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो ये इस तो बहुत सारी कंपनी ठीक है, है। मैंने बताया कि वेंडर एक वेंडर नहीं है, और आज की डेट में मल्टीपल वेंडर हैं, धीरे धीरे सारे आने शुरू हो गए। अब जैसे पोलो ओल्टो की बात करें तो जो वाइल्ड फायर का जो कॉन्सेप्ट, वर्षा और विप्टेला का नाम अभी सुने हैं हमने ज्यादा तो नहीं सुने हैं, जितना आपने तो बहुत सारे नाम बताए। नहीं तो अब 2017 में आया तो जाहिर सी बात है, और 10 साल मान लो, 27 साल, 2027 में लोग सुनेंगे, 10 साल तो पीछे चलते ही हम लोग क्या सर अभी अब कहीं जाते हैं तो कहते हैं भाई राउटिंग स्विचिंग के सिवाय आपको क्या आता है? एसडीएन आता है, वायरलेस आता है, करें। फायरवॉल आता है? अब तो बहुत सारी चीजें मांग हो रही है मार्केट में। सारी चीजें पुरानी हो गई। अब एलटीएम जो है, एलटीएम लोड बैलेंसर, ये आज की थोड़ी है, इसको भी 2005 में लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, तो सब पुरानी चीजें, बट अच्छा, ये लोड बैलेंसर। प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज में जब हम पढ़कर आते हैं तो कॉलेज से जब बाहर निकलते हैं टोटल हम जीरो होते हैं, हमें कोई टेक्नोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती। कायदे में हाँ कॉलेज में पढ़ाई जाए तो बच्चे की अवेयरनेस हो, फिर वो आगे पीछे देखना शुरू करे। सही है, ये तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तब पता चलता है, मुझे ये भी नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता। ये तो एक सिनारियो तो ये होगा जो आपके पास रहेगा। उसके बाद जो दूसरा जो सिनारियो रहेगा, वो दूसरा सिनारियो रहेगा ये वाला। ये दो सिनारियोज आपके पास रहेंगे। एक लैब वो रहेगी, पहले वो करेंगे, उसके बाद जब एडवांस पे जाएंगे तो फिर हम इस लैब के ऊपर जाएंगे जो ये आपके सामने मौजूद है। और तो ये दोनों का ड्यूरेशन आपने 2.5 महीने बताया सर, या ये उसका कुछ ज्यादा तकरीबन होगा? 2 महीने तो लगने ही लगने हैं, बढ़ सकता है, 2 महीने तो चाहिए चाहिए हमारे को। अच्छा 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 अच्छा। खैर ये कैसे कहीं भी रहेंगे, क्लासेस तो अपने क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी। हाँ हाँ, आपको कोई जो दिक्कत नहीं है क्लाउड उसमें। का जो एक्सेस होगा वो आप वहाँ से बाहर से जो लिखेंगे वो आप आमिर सर से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ये आपके पास 192.168.1.60 आपका जो रहेगा वो इस पे रहेगा, आपकी लैब इसके ऊपर रहेगी। अच्छा आपके डायग्राम थोड़े से खूबसूरत होंगे, ठीक है अच्छा ना, अच्छा अच्छा। क्योंकि हम पुराने आदमी हैं तो हम अपना पुराना यूज करते हैं। आपके पास थोड़े से डायग्राम चमकते हुए होंगे, है जी, दोनों में डिफरेंस नजर आता है डायग्राम में। देखो ये अभी थोड़ा, कितने बंदे हैं यहाँ पे? अभी कितने बंदे इंटरेस्टेड है इस कोर्स को करने में? अभी तो फिलहाल ये दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक तो गोविंद राजू हैं जो बैच में है, और एक अभी आप दिखाई दे रहे हो। बाकी 5 गोविंद आप कर रहे हो ना? गोविंद कर रहे हैं। कित, कितने या कितने होंगे सर मिनिमम जो आप सर कोर्स क्लासेस दे सकते हैं? भाई जिसकी फीस आ सकती है वही इसके बैच शुरू हो जाएगा। नहीं गोविंद, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सर मिनिमम कितने बच्चे होंगे? अगर 2 बच्चे हम रहेंगे तो पढ़ाएंगे? हाँ तो बैच तो हमने शुरू कर दिया, गोविंद का अकेले बैच शुरू कर दिया हमने, तो हमने डेमो क्लास थोड़ी दी है। अच्छा अच्छा, हमने आज गोविंद का क्लासेस था? गोविंद का क्लास हमने शुरू कर दिया। देखो एक टाइम होता था जब कोविड से पहले का हाल था, तो ये हाल हम्म था कि लोग फीस लेके खड़े होते थे और मैं दाखिला नहीं लेता था, क्योंकि मुझे हम्म एक क्राउड होता था बहुत सारा। कई कई हम्म महीने की एडवांस फीस लोगों की आ जाया करती थी, 15-20 बच्चे क्लास में होते थे। अब जब से कोविड वाला मसला हो गया है, 24x7 जॉब हो गई है, तो किसी के हम्म पास फिक्स टाइम नहीं है। हम्म 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 और हम भी ये इंतजार करें सब 4 बंदे एक टाइम पर आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम्म। 2 बंदे मिलते हैं, 2 को पढ़ा दिया जाता है, मजबूरी ये है। ठीक है सर, मुझे ये पता करना था ये क्लासेस शुरू हो जाएगा कि नहीं। और जी क्लास क्योंकि शुरू सर है आज पहली। मेरा भाई अभिषेक जो है सो फीस दे करके वापस हो गया है, तो मैं इसलिए सोच रहा था ऐसा कुछ तो नहीं है। अभिषेक क्या कर रहा था? अरे सर वो अकाउंट्स में है, और मैं नेटवर्क में हूँ, मुझे 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है अब। अच्छा अच्छा, और मैं अभी एचसीएल टेक्नोलॉजी में था, ठीक है, अभी मैं बीटी ज्वाइन कर रहा हूँ, कोलकाता बीटी। कोई दिक्कत नहीं। कल 6 बजे ही क्लास होगी कंटिन्यू। कल जो हम्म हम शुरुआत करेंगे, कल ये शुरुआत करेंगे कि भाई जो कंट्रोलर्स हैं उस कंट्रोलर में हर एक का इंडिविजुअल फंक्शन क्या है, ठीक है ना। और सर फायरवॉल की भी क्लासेस आप देते हैं? हाँ फायरवॉल भी मैं देता हूँ आपके पास, पोलो ऑल्टो भी देता हूँ, और आपके पास ये जो 40 गेट है वो भी दोनों दिए जाते हैं। तो 40 दोनों का एक में ही है या दोनों डिफरेंट डिफरेंट नहीं है? दोनों अलग अलग हैं, दोनों में तकरीबन 2-2 महीने लगेंगे वीकेंड के ऊपर। अच्छा, तो पहले इसी इसको करने दीजिए सर अभी हाँ तो, एक एक क्योंकि कोर्स कीजिए, एक कोर्स कीजिए, उसके बाद सोचते हैं। एक कोर्स कीजिए। यहाँ पे हम ये डिस्कशन किया हमने कि भाई जितने कंट्रोलर्स हैं वो सारे लॉजिकल होते हैं, फिजिकल उसमें से कोई अप्लाइंस नहीं है। कल हम ये पढ़ेंगे कि वी मैनेजर का फंक्शन क्या है, वी स्मार्ट का क्या फंक्शन है, वी बॉन्ड का क्या फंक्शन है। उसके बाद आपकी जो ये पहली जो लैब अभी दिखाई दी, इस लैब हम्म। को हम लेके चलेंगे, बेसिक वाली को। ये आपके पोर्टल में भी कॉपी कर दिया जाएगा, इसके लिए आप आमिर सर से कांटेक्ट कर लेंगे, ये सेम टू सेम कॉपी आपके
अकाउंट में बना दी जाएगी, कैसे आपको एक्सेस करना होगा वो बना दी जाएगी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम कॉपी वहां पर हो जाएगी। जो कॉन्फ़िगरेशन कल हम करेंगे, तो कल हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, इनका फंक्शन डिस्क्राइब करने के बाद कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, कल हमारा पार्ट रहेगा कि जो इसका ट्रांसपोर्ट वीपीएन है, ये जो ट्रांसपोर्ट वीपीएन है इसको कॉन्फ़िगर कर लिया जाए, ओके ताकि सारे कंट्रोलर और सारी वैन एज डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट रीचेबल हो जाए, कर सके, कम्युनिकेटिव। किसी एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू, किसी एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू। क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन तो हमने यहाँ से बैठ के, नहीं नहीं, सही है सही है। सारी कॉन्फ़िगरेशन तो हमने यहाँ से करनी है, लेकिन ओके एटलीस्ट यहाँ तक जाने के लिए पहले हमें CLI की मदद लेनी पड़ेगी, कमांड लाइन की, ताकि रीचेबिलिटी हो जाए। जब रीचेबिलिटी हो जाएगी तो दूसरा पार्ट आएगा कि इसके ऊपर मेन जो पार्ट है वो है सर्टिफिकेट का पार्ट। सर्टिफिकेट मेन इशू है। सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो ये लैब नहीं हो सकती। सर्टिफिकेट के लिए कीज की जरूरत है, जो हमने सिस्को से ले रखी है, डॉट वेबटेला से, ठीक है। प्रोविजनिंग फाइल 27 फाइल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें VH भी हैं, CH भी हैं। तो कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, तो वो एक दिन की क्लास वो रहेगी। तो कल जो है हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कर दी जाए। कमिंग सैटरडे में हम सर्टिफिकेट डालेंगे और जब सर्टिफिकेट बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा काम शुरू होगा जाके, यानी सब सारे के सारे ऑन बोर्ड आ जाएंगे। तो फिर सारी कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। जो कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है किसके थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू। यहाँ पे फिर टेम्पलेट बनाए जाते हैं, सारा काम टेम्पलेट के थ्रू होता है। दो तरह के टेम्पलेट बनते हैं, फीचर टेम्पलेट होते हैं, डिवाइस टेम्पलेट होते हैं। फीचर टेम्पलेट बनाते हैं, उसको डिवाइस टेम्पलेट में कैरी करते हैं, डिवाइस टेम्पलेट को फिर पुश करते हैं, फिर काम शुरू होगा। यानी कमिंग सैटरडे से हम फुल फॉर्म में आना शुरू होंगे, ठीक है जी। कल तो हम इसके ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी करेंगे और वो डिस्कशन करेंगे किसका क्या फंक्शन है। कमिंग सैटरडे में हम इसके ऊपर सर्टिफिकेट्स डालेंगे, सारे के सारे। कमिंग सैटरडे में सर्टिफिकेट डालेंगे, तो सर्टिफिकेट डालने में तकरीबन जो है मान के चलिए कि 45 मिनट 50 मिनट लग जाते हैं। और कभी एरर आ गई तो पूरा सेशन ही निकल जाता है, ठीक है। तो अगर ठीक वो है सही ऑर्डर में हो गया तो फिर टेम्पलेट की शुरुआत सैटरडे से ही कर देंगे, नहीं तो संडे में तो टेम्पलेट की शुरुआत होनी ही होनी है। फिर उससे अगले सैटरडे में फिर पॉलिसी शुरू होंगी कि पॉलिसी कैसे बनाई है। जैसे कि आप पढ़ते थे उसके अंदर CCNP में PVR का नाम सुना होगा आपने, जी जी जी। बेस राउटिंग। तो PVR यहाँ पर कैसे लगेगी, राउट फिल्टरिंग वहाँ नाम सुना होगा, राउट फिल्टरिंग यहाँ कैसे लगेगी, प्राइमरी और बैकअप पाथ सिलेक्शन वहाँ कैसे होता था LMAD मैट्रिक के ऊपर, यहाँ पर कैसे होगा। तो इस तरीके की पॉलिसीज फिर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ठीक है आज सर। के लिए इतना ही है भाई। ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी 1 घंटे के अंदर। आमिर सर से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा अभी 15-20 मिनट के बाद कि कैसे अकाउंट बनाएं। चूंकि ये जो वीडियो जाएगी ये ncpnuggets.com पे जाएगी, क्लाउड के ऊपर, वहां से आप इसको एक्सेस करेंगे। Sir, regarding any documents regarding for SD-WAN, sir. SD-WAN के लिए डॉक्यूमेंट हम कोई यूज़ नहीं कर रहे। हमने जितना पढ़ा है वो आप वीडियो सुनते रहिए, और जब ये सुन लेंगे तो इसके बाद कुछ साइट्स हैं जिनके लिंक्स आपको दे दिए जाएंगे, Okay. जहाँ से मैंने स्टडी की है। क्योंकि अगर अभी से लिंक देंगे तो दो कन्फ्यूज़न है Mm-hmm. कि पढ़ाने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। बात समझ में आ रहा है, हर Yes, sir. एक का पढ़ाने का मोड अलग अलग होता है, फिर वो मिक्सिंग हो जाती है। Okay. तो एटलीस्ट बेसिक पहला सीख लीजिए। जब बेसिक आप सीख लेंगे तो फिर मैं आपको उसका पोर्टल का एक्सेस दे दूंगा कि आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। Sure, sir. कि किताबों से मैं भी नहीं पढ़ता, क्योंकि होता गया है जो बुक्स हैं, बुक्स में एक बाउंडेशन होता है, एक ही ऑथर की थॉट्स होती है। Okay. वो किसी टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, किसी को नहीं करता। एक टर्म होता है ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर अपनी लैंग्वेज होती है बंदों की, तो बुकिश लैंग्वेज नहीं होती। तो बुकिश लैंग्वेज में और ब्लॉग्स में दोनों में डिफरेंस होता है। तो वो हम आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। बाकी तो जितना भी है, चाहे वो पोलो अल्टो हो, चाहे वो SD-WAN हो, इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, वहीं से स्टडी किया जाता है। बट मेरा ये कि जहाँ से डॉक्यूमेंट मिलता है मैं इसको स्टडी करता हूँ, उसकी फिर वीडियो फॉर्म करता हूँ, फिर इस तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ। अब इन्हीं की अगर हम वर्कबुक बना लें तो बात तो फिर वही बराबर है सारा का सारा। तो वर्कबुक पे मैं बिलीव नहीं करता। उसमें क्या होता है कि आप कुछ फिर लिखते नहीं, ना कुछ आप पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो वीडियो दिया गया है उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए, वीडियो सुन सुन के। कहीं कोई इशू है उसको मेरे से पूछिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, यू कैन ज्वाइन दी अगेन फॉर एग्जाम्पल बैच आपका खत्म हो जाता है 2 महीने में, किसी टॉपिक में कोई इशू है,
आई डोंट वांट एनी पेमेंट, आप दूसरा बैच फिर से ज्वाइन कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? जी Yes, जी sir. Yes, ये sir. हम Understood, sir. फैसिलिटी, ये बाकी जगह पर ये फैसिलिटी नहीं है कि बैच खत्म हो जाए तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो कई नहीं लोग। सर, अगर अगर ये फैसिलिटी है तब तो सर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तब तो हमें सीखना ही है किसी भी कीमत पे। हाँ देखिए, किसी न किसी तरीके से कहीं भी अगर अटकेंगे तो हमें गेन हो जाएगा वो चीजें। हाँ वो आराम से होगा। देखिए मेरे ऊपर कोई बॉस हम्म। नहीं है, मेरे ऊपर बॉस है तो वो ईश्वर ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, मैं नहीं नहीं सर, उसमें सही बात है। ये क्या है, हो सकता है कुछ चीजें अभी मैं 70% समझ पाऊँ, 60% समझ पाऊँ, हो सकता है दोबारा कुछ उसमें गेन करूंगा तो हाँ, 100% हो जाएगी। एंड उसमें कोई दैट इज प्रॉब्लम नॉट नहीं। पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग कि इन ए सिंगल यस। अटेम्प्ट आप सारी हाँ, चीज, जी जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मल्टीपल अटेम्प्ट। तो हमारा यही रिक्वेस्ट होती है, जब ये बैच खत्म हो जाए दूसरा बैच ज्वाइन करें। बट एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये होती है कि दूसरे बैच में आप जब ज्वाइन करते हैं तो प्लीज कीप क्वाइट रहें, क्योंकि दूसरा बैच जो शुरू हुआ है वो बिगनर्स हैं, आप लर्न कर चुके हो, उनको डिस्टरबेंस ना हो, कोई ना ना, क्वाइट जी 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 जी, क्लास के बाद। करेक्ट करेक्ट ठीक है करेक्ट गोविंद, करेक्ट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है, तो आमिर सर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो कंप्रेस हो जाएगी, 1 घंटे में ये अपलोड कर दी जाएगी। कैसे इसको एक्सेस करेंगे आमिर सर आपको बता देंगे। Okay, sir. लैब कल हम करेंगे तो कल लैब के बारे में पता कर लीजिएगा। ठीक, Okay, sir. ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.